वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में हमें कौन से स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स हमें बाय करने चाहिए। उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारे पास मार्केट में देखेंगे हम हमारे पास अगर किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना हो कि हम बाय कर सकते हैं या फिर सेल का कब करना है, इस मैट्रिक को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके दो तरीके होते हैं, राइट। फर्स्ट तरीका जो होता है वो होता है अगर हम चार्ट पैटर्न देखेंगे। चार्ट पैटर्न को देख के समझ सकते हैं कि हमें स्टॉक को बेच देना है या फिर होल्ड करना है, कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा उसका फंडामेंटल्स। सो आज के इस वीडियो में हम उसी दो फंडामेंटल्स और चार्ट पैटर्न को देखेंगे और तीन ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो 2025 में हमें अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए पहले स्टॉक को हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि निफ्टी 50 में अगर हम देखेंगे, निफ्टी 50 में हमें ऑलमोस्ट टॉप से अगर हम यहाँ तक देखेंगे ऑलमोस्ट 12% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो आइडियली अगर देखा जाए स्टॉक मार्केट में जब भी कोई रिट्रेसमेंट आता है या फिर जब भी कोई फॉल आता है तो हमें बाइंग करने के लिए या फिर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो अभी अगर सिनारियो देखेंगे, निफ्टी का सिनारियो वही बन चुका है जो कि अराउंड 12% नीचे आ चुका है। तो अभी किसी अच्छे बल्कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने का हमें यहाँ पे मौका मिला है। लेकिन हाँ, हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी एक ध्यान रखेंगे। मान लो अगर किसी के पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से अगर मार्केट अभी 12% करेक्ट हुआ है तो 100 के 100 रुपीज़ हम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें आपको लाइक 50% या फिर 30% का पोर्शन जो होगा उतना ही अभी इन्वेस्ट करना है। उसके बाद हम बाय ऑन डिप हम बाय करेंगे। इसका फ़ायदा यही होगा कि बाय एंड डिप करने से हमारा वैल्यू एवरेज होते रहेगा और जब लॉन्ग टर्म में ये मार्केट फिर से यहाँ तक रिटर्न दे देगा तो हमें अराउंड 12% का वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी 50 अराउंड 12% यहाँ पे करेक्शन कर चुका है। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा मौका है। स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि कैसे कहाँ पे कैसे बाय करेंगे। तो चलिए पहला स्टॉक्स हम देख लेते हैं। पहला स्टॉक्स हमारे पास है विप्रो का। तो विप्रो वाला एक स्टॉक्स अगर हम यहाँ पे इसका पहले चार्ट पैटर्न देखेंगे, बाद में इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। तो चार्ट पैटर्न में हमें कैसा एक कप होल्डर पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। जैसे भी मार्केट यहाँ से इसने एक कप बनाया और यहाँ पे उसका होल्डर बना के यहाँ पे अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसमें पहले देखो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें यहाँ से ड्रॉ करेंगे क्योंकि रीसेट हाई इसने यही बना है, रीसेट लो इसने यही बना है। यहाँ से अगर हम फिबोनाची अगर देखेंगे तो इसने अगेन 23% तक का यहाँ को रिट्रेसमेंट कर चुका है। आने वाले समय में ये 38% तक भी आ सकता है। यहाँ पे एक ऐसा कप को होल्डर बना के यहाँ ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा हमें जितना ये नीचे आया है, जनरली क्या होता है मार्केट में, इस पैटर्न में जनरली जितना मार्केट यहाँ से नीचे आया है उतना ही मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करता है। तो मार्केट यहाँ से अराउंड 50% नीचे आया है तो यहाँ से अगर ऊपर देखेंगे 50% तो हमें अच्छा खासा 500 तक का हमें टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। तो हम कब बाय करेंगे, जब भी मार्केट अभी बाय करने के लिए ये अच्छा खासा सिनेरियो में दिख रहा है तो यहाँ पे हम थोड़ा बाय ऑन डिप करेंगे। जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा टारगेट हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम ना, पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है 200 190 के यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पे ट्रेंड लाइट का भी अच्छे से वैसे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स देखने के लिए हम दूसरे स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए विप्रो का अगर मार्केट कैप हम देखेंगे, तो अराउंड 2,95,197 करोड़ का है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका मार्केट कैप अराउंड 3 लाख करोड़ के आसपास है और इसका पी रेशियो भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है 23.8।
अभी आप लोग बोलोगे कि पी रेशो क्या होता है? ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो का मतलब होता है कि कंपनी का प्राइस हम डिफाइन करते हैं कि कैसे ये प्राइस 23.8 इस प्राइस ये अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए इस कंपनी में या फिर बुरा है। तो वो उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं पी रेशो से। पी रेशो का सिंपली एक फार्मूला होता है जो कि होता है कंपनी का वैल्यूएशन डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो ये जो वैल्यू होता है ये फार्मूले से हम पी रेशियो निकालते हैं। तो जनरली 23.8 का पी जो होता है वो अच्छा माना जाता है बेस्ड ऑन ये जो करंट उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है। तो ये पी रेशियो भी इसका एक अच्छा पॉइंट हमें वो हम बोल सकते हैं। तो ये हम ले सकते हैं। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है 2.13 कि अगर आप मान लो कि आप किसी के पास 1000 स्टॉक है। 1000 स्टॉक में पर स्टॉक आपको 2 रुपये 30 पैसे आपको ये डिविडेंड मिलता जाएगा। मतलब ये डिविडेंड यील्ड कंपनी है जो जितने भी आपके पास स्टॉक है उसके हिसाब से पर स्टॉक आपको 2.13 का इसका डिविडेंड मिलता जाएगा। ये ऑन टॉप ऑफ आपके प्रॉफिट रहता है। फिर हम फिर अपन नीचे जाते हैं। नीचे में अगर जाते हैं तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। सेल्स की अगर बात करेंगे तो दिसंबर 2024 में अराउंड 22,319 करोड़ का इसने सेल्स करा है। अगर इसके कंपैरिजन में हम दिसंबर 2024 में देखेंगे तो 22,208 का इसने सेल्स किया है। और मान लो फ्लैट ही चल रहा है। लेकिन अगर नंबर 2024 अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है। तो आने वाले समय में इसका रेवेन्यू बढ़ने के बहुत सारी चांसेस है। लेकिन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर देखेंगे सेल्स तो कांस्टेंट दिख रही है लेकिन यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर दिसंबर 2024 के 4 का अगर हम देखा जाए दिसंबर 2024 का नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स 3,367 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट बनाया। लेकिन इसके कंपैरिजन में दिसंबर 2023 में देखें तो 2700 करोड़ का अप्रोक्सीमेट इसने प्रॉफिट बनाया था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखी जाए तो यहाँ पे अराउंड 10 से 15% की नेट प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो इसका हम इसी इसी तरीके से हम देख सकते हैं। अगर सितंबर 2024 का अगर देखो तो 3227 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर 2023 में 2667 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट के बाद तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट के बाद देख लिए हमने। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ये एक इसमें अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो पैटर्न में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब ये होता है ट्रेडर्स कि अगर कोई भी कंपनी 100% है कोई भी अगर कंपनी होती है जो कि 100% होती है उसमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन का कितना स्टेक है। तो अगर हम देखेंगे तो कोई भी अगर 100% कंपनी तो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट कंपनी का प्रमोटर्स के पास है। इसका मतलब जो भी कंपनी के प्रमोटर से जो भी कंपनी चलाते हैं उनके पास ही है जो कि 23% 73% मार्च में था। अभी 72% 75 है। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी यहाँ पे शेयर्स ये प्रमोटर के पास है। ठीक है। देन एफआईएस की बात आती है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंपनी में उसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 7.81 का हमें एज ऑफ नाउ दिसंबर 2024 में दिख रहा है। लेकिन इसकी मज़ेदार बात ये है अगर दिसंबर 2023 में देखेंगे एफआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे 6.70% ही था और यहाँ पे अभी मिल रहा है हमें 7.81 की परसेंट उन्होंने भागीदारी इस कंपनी में बना ली है। इसका मतलब उन्होंने अराउंड 2% 1.5% की भागीदारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। इसका मतलब क्या होता है किसी भी स्टॉक में अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि ये स्टॉक के जो भी नंबर्स है वो अच्छे खासे है और इंटरेस्टेड है फॉरेन इन्वेस्टर इसको बाय करने के लिए। इसका मतलब यही होता है कि ये आगे जाके ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है। डीआईएस की बात करते हैं उसके साथ साथ हम इनकी भी बात कर लेते हैं जो है डीआईएस जो डीआईएस अपने इंडिया के जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनकी बात है तो उनका तो ग्रोथ
पॉइंट वाइज बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे दिसंबर में 8.13 था, अभी 8.20 है। तो थोड़ा थोड़ा डीआईएस तो बढ़ाते रहते हैं, थोड़ा कम करते रहते हैं, तो वो चलता रहता है। पब्लिक का इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये स्टॉक्स क्योंकि अपना निफ्टी 50 टॉप से ऑलमोस्ट 12% 15% ड्रॉप हुआ है, तो इसका स्टॉक्स प्राइस भी ऑलमोस्ट कम हो चुका है। इसीलिए पब्लिक को बाय करते रहती है, बेचती रहती है, लेकिन यही करेक्ट वे है, यही सही मौका है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जब भी पब्लिक बेचती है तभी फॉरेन इन्वेस्टर बाय करते हैं, डीआईएस बाय करते हैं, और फिर जब मार्केट एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाता है, देन पब्लिक इंटरेस्टेड होती है, तब ये लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अभी पब्लिक इन्वेस्टर या फिर हम जैसे लोगों को इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए। फिर ये उनके शेयर होल्डिंग है, अराउंड 11% हम पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, और ये अदर्स मतलब गवर्नमेंट वगैरह वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी शेयर होल्डिंग है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक का अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सेकंड स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड स्टॉक आता है टाटा मोटर्स का। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे टॉप से मार्केट ऑलरेडी कितना अराउंड 37% यहाँ पे गिर चुका है। ऑलमोस्ट इसने 1200 का हाई लगा, 1200 का हाई लगा चुका है यहाँ पे। 1200 से अराउंड वो 770 तक यहाँ पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी यहाँ पे यहाँ पे भी प्रीवियस उसका सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे अच्छा खासी हमें रैली देखने को मिली थी। अगेन यहीं पे आया है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाते हुए अगेन ये हमें 1100-1200 तक का हमें रैली एटलीस्ट देखने को मिल सकती है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी देखने को मिले। तो यहाँ पे ये एक पैटर्न फॉलो हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं, तो रिसेंट स्विंग जहाँ पे बना ये ऑलमोस्ट 60% या फिर थोड़ा 50% का सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ से ये मार्केट अच्छा खासा हमें आगे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। अगर इसका अगर हम फंडामेंटल्स अगर हम देखते हैं, ओके, तो इसका अगर हम फंडामेंटल्स देखते हैं, तो मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो 2,87,000 करोड़ का है। इसका पी रेशो अगर हम देखेंगे तो 8.58 का ही है। इसका मतलब इसका जो भी स्टॉक प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये जो 8.58 पी रेशो ये बहुत अच्छा है, तो इसमें इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। इन्वेस्ट के लिए हम ये पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। डिविडेंड अच्छा है, डिविडेंड भी हमें 0.38% का देखने को मिलता है। अगर हम इसके इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स स्टॉक की बात करते हैं, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट डेट अपना रिड्यूस कर लिया है, और कंपनी हैज़ डिलीवर ग्रोथ ऑफ 93.1% का CAGR। मतलब इस स्टॉक में ऑलमोस्ट जो भी हम इसमें देखेंगे, तो मार्केट ने यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी ने मार्च 2023 में इन्वेस्ट करा होता, यहाँ तक उसने अराउंड 758 से अराउंड 1200 तक का दिया है, तो 182% का यहाँ पे जंप देखने को यहाँ पे मिल जाता। तो यहाँ पे अगर मार्च में किसी ने इन्वेस्ट करा होता, और यहाँ पे मार्च 2024 में अगर किसी ने बेच दिया होता, तो यहाँ पे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। तो मतलब ये स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी है, और ये अच्छा खासा हमें रिटर्न दे सकता है, CAGR दे सकता है। तो अगर हम कॉम्पिटिटर्स उसका देखते हैं, पीयर कंपैरिजन अगर उसका देखते हैं, तो हमारे पास है अशोक लेलैंड है, इलेक्ट्रा है, या फिर फोर्स मोटर है। ये तो इनका मार्केट कैप बहुत कम है, लेकिन अगर मार्केट कैप में अगर हम देखेंगे अशोक लेलैंड का सिर्फ 60,000 का यहाँ पे मार्केट कैप वैल्यू है, लेकिन इसका 2,87,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमें। ठीक है, तो मार्केट कैप वाइज अराउंड ये इसने अगर 40 लास्ट 2 साल में यहाँ पे गेन करा है मार्केट वैल्यू इसने, राइट। मतलब हमें अगर आप रोड पे भी देखते हो, तो मोस्ट ऑफ द कार्स हमें टाटा की देखने को मिलती है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे सेल्स में, तो आप देखोगे सितंबर 2024 में हमें 1 लाख 1400 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने सेल करा, 1 लाख 1,000
का यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इनने सेल्स करी है। उसके पहले 1,08,000 का करोड़ का, उसके पहले 1,19,000 करोड़ का, उसके पहले 1,10,000 करोड़ का। मतलब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बस इसी क्वार्टर में हमें थोड़ी सी ग्रोथ कम मिली क्योंकि जीडीपी भी स्लो हो रहा है और लोग परचेस नहीं कर रहे, इसलिए ये सितंबर वाले क्वार्टर में हमें थोड़ा सेल्स कम देखने को मिल रहा है। लेकिन वो जैसे हमारा टैक्स बजट आ जाएगा उसके बाद ये आंकड़े भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर सितंबर 2024 का हम कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से, अगर सितंबर 2023 का देखेंगे तो 1,05,000 करोड़ का उन्होंने सेल्स किया था। उसके पहले सितंबर का 80,000 के अराउंड ही यहाँ पे सेल्स कर रही थी कंपनी, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर सितंबर 2024 का डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े आंकड़े रिसेंट 3 क्वार्टर के आंकड़े थोड़े से हमें कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि जहाँ पे जीडीपी का हमें उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही है, उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पहले का अगर क्वार्टर देखेंगे तो हमें 3,000 करोड़ का, 3,800, 7,000, देन 17,000, देन 5,000 यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई, लेकिन प्रॉफिट स्टिल ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर हम सितंबर 2024 का प्रॉफिट देखेंगे और सितंबर 2021 का देखेंगे तो यहाँ पे देखो -4,000 करोड़ का यहाँ पे इसका लॉस है। लेकिन सिमिलर यहाँ पर अगर हम 3 साल बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। लॉस के बाद कंपनी ने उसके बाद थोड़ा लॉस कम किया, लॉस कम करने के बाद प्रॉफिट में आई, अगेन प्रॉफिट में आई, तो 3400 करोड़ प्रॉफिट इज़ नॉट बैड ट्रेडर्स। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये एक इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर हम इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा-सा कम होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर हम एफआईआईज़ का एफआईआईज़ का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये अराउंड हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रही है, 0.14%, उसके बाद 0.29%, 0.31%, मतलब गवर्नमेंट लगातार यहाँ यहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते हुए दिख रही है। अगर हम पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, पब्लिक मतलब हमारे जैसे इन्वेस्टर हमें इन्वेस्ट करते हैं इस स्टॉक में, तो पहले देखोगे 17, 18, 19, 20, 21, मतलब हमारे जैसे शेयर होल्डर्स जो है वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डीआईएस का अगर हम बात करेंगे, डीआईएस भी लास्ट 2 क्वार्टर में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा दी है। तो ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हम यहाँ इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। पूरा अमाउंट हम एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं करते किसी भी स्टॉक में, मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा पूरा। अगर आपके पास 100 रुपये तो 100 रुपये डाल दो, उसका 50% पहले डाल दो, देन अगर थोड़ा करेक्ट करता है अगेन 30% डालो, ऐसे करते आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉक अगर हम बात करेंगे तो ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर ये स्टॉक की हम बात करेंगे, ये स्टॉक अराउंड मार्केट में आया था 2023 में, ये मार्केट में आया था 2023 में। मार्केट में आने के बाद ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। ठीक है, यहाँ पे वो अराउंड इसका आईपीओ आया था 202 203 के ऊपर इसका आईपीओ ओपन हुआ था और इसने 400 का अराउंड 400 का हाई लगाया हुआ था। 400 हाई से मार्केट टूटते हुए अराउंड यहाँ पे 32% मार्केट टूटा है। 129 पॉइंट्स यहाँ पे हमें मार्केट जियो फाइनेंशियल का मार्केट पॉइंट यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये स्टॉक में ज़्यादातर से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का यहाँ पे मैं भी खुद पर्सनली सोच रहा हूँ कि इसमें मैं पैसा डालूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ पैसा इसमें डाला है और थोड़ा मैं बाय ऑन डिप पे ही बाय करते रहूँगा। तो ये स्टॉक जो भी है यहाँ पे टॉप से अराउंड 32% गिर चुका है। लेकिन इसके फंडामेंटल्स हम देखेंगे इसके बाद, तो ये फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे इसने अगेन एक सपोर्ट भी बनाया हुआ है जो कि प्रीवियस सपोर्ट इसका था
ये स्टॉक अराउंड 171 160 तक आया था। यहाँ पे इसने सपोर्ट आइडेंटिफाई करके ऊपर चला है मार्केट, और वहाँ पे अगेन ये अगर यहाँ से वो अगर मार्केट करेक्ट करता है तो यहाँ से हमें अच्छी खासी 40-50% की यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए मार्केट। तो ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास हम बाय कर सकते हैं। बाय करते ही मार्केट ऊपर जाने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। उसके अगर हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फंडामेंटल देखेंगे तो यहाँ पे इसका अगर मार्केट कैप हम देखेंगे तो 1,77,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे ट्रेडर्स, अगर कंपनी कोई भी कंपनी 1 या 2 साल पहले आती है तो उसका मार्केट कैप इतना होता नहीं है इन जनरली। इन फाइनेंस सर्विसेज में भी जनरली इतना होता नहीं है, लेकिन इन्होंने लास्ट 2023 में ये कंपनी लॉन्च हुई है। ये कंपनी का आईपीओ आया था, उसके बाद इसका मार्केट कैप 1,77,000 करोड़ का है। इसका पी रेशो थोड़ा हाई है, लेकिन इसके जो भी प्रॉफिट के आंकड़े हैं उसको देखते हुए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा हाई, ये 50 या फिर 40 के आसपास होना चाहिए था इसका स्टॉक पी रेशो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अभी तक ये कंपनी कोई भी डिविडेंड हमें देती नहीं है, तो ये इसका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से इसको हम थोड़ा माइनस पॉइंट मानते हैं। तो ये एक पॉइंट है उसका। चार्ट वाइज तो हमने अभी देख लिया, चार्ट वाइज तो यह कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अगर किसी भी कंपनी का प्रोज और कॉन्स देखते हैं, इस कंपनी का अगर हम देखते हैं तो प्रोज अगर देखेंगे तो ये इन्होंने अपना डेट ये कम्प्लीटली हर क्वार्टर क्वार्टर रिड्यूस करते जा रहे हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इनका डेट ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, और कंपनी वर्किंग कैपिटल का भी जो है वो ऑलमोस्ट 20 डेज हाई है। मतलब जो भी वर्किंग कैपिटल मान लो, अगर आज उनके पास 20,000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, फिर 30,000 का हुआ, 40,000 का हुआ, ये बढ़ते जा रहा है। मतलब इससे कंपनी की अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म में। तो ये कुछ पॉइंट्स है, प्रोज अच्छे हैं इनके। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है फिर भी डिविडेंड हमें पे नहीं कर रही है, तो ये एक थोड़ा उसका निगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो वैसे भी हमें प्रॉफिट मिलता है, तो ये एक उसका कॉन्स हो सकता है। तो बात करते हैं हम जियो फाइनेंशियल के कॉम्पिटिटर्स की, जो कि है बजाज है, मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो सबको लोन्स देता है आईफोन लेने के लिए। तो वो एक पॉइंट है। बजाज फिंसर है, बाकी के ये छोटे मोटे मुथूट फाइनेंस वगैरह है, तो वो उनके पास इतना मार्केट शेयर कैप वैल्यू नहीं है। तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे बजाज के साथ। बजाज का एक प्लस पॉइंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये भी है ट्रेडर्स, कि अगर हम मार्केट या कैप देखेंगे 1,77,000 करोड़ अगेंस्ट बजाज फाइनेंस 4,44,000 करोड़ का है। ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ऊपर है। लेकिन अगर इसका सीएमपी देखेंगे, इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे, तो जियो का है 279 280 के आसपास चल रहा है, ये 264 तक भी गया था ट्रेडर्स। तो ये ध्यान रखें ये। और लेकिन इसका कंपेटिटर बजाज के स्टॉक प्राइस अगर कंपेयर करेंगे तो 7,182 का है। ऑलमोस्ट 30% ये 30 टाइम्स ये बड़ा है। लेकिन मार्केट कैप वैल्यू देखेंगे तो जियो के पास ऑलमोस्ट बजाज के मार्केट कैप का 50 या 45% यहाँ पे होल्डिंग्स दिखती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि क्यों आने वाले टाइम में ये जियो फाइनेंशियल सर्विस है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर इसका प्रॉफिट और लॉस हम देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो दिसंबर में नेट सेल इन्होंने 438 करोड़ का किया है। लेकिन अगर दिसंबर 2023 में हम देखेंगे तो अराउंड ये फ्लैट है। लेकिन सितंबर में अगर देखेंगे तो 694, मतलब 700 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था। सिमिलर सितंबर 2023 में देखेंगे तो 608। ये इनका ग्रोथ अराउंड फ्लैट पे चल रहा है, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट के अगर हम आंकड़े देखेंगे तो प्रॉफिट के आंकड़े देखो, सितंबर 2024 में इन्होंने प्रॉफिट अराउंड पूरा ही प्रॉफिट है, क्योंकि फाइनेंशियल बिजनेस में इसमें कोई खर्चे होते नहीं है। अराउंड
प्रॉफिट ही निकलता है। तो 689 का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे 6313 का 300 अराउंड 300 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे इनका था जून में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट के आंकड़े भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है आफ्टर द टैक्स। इन्होंने प्रॉफिट लॉक किया है, तो ये डिविडेंड भी आने वाले समय में प्लान कर सकती है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे, शेयर होल्डिंग की प्रमोटर्स के पास मोस्ट ऑफ द 50 अराउंड 50 के आसपास 47.12 के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, यहाँ से देन एफ आई एस का अगर देखेंगे तो एफ आई एस के पास पहले ज़्यादा होल्डिंग्स थी, अभी थोड़ी कम है। लेकिन अगर डी आई एस की बात करेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर से उन्होंने भी शेयर होल्डर्स यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है। उसके बाद पब्लिक पब्लिक का इंटरेस्ट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 17 19 20 यहाँ पे 24 और सबसे अभी मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स खरीदते ही जा रहे हैं, कम करते नहीं जा रहे। तो यहाँ पे हमें देखने मिल रही है गवर्नमेंट भी लगातार बाई करते जा रहा है 0.14 15 17 तक। मतलब गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं तो वो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका भी शेयर होल्डिंग यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। तो आज के इस सेशन में हमने बात की 3 मेजर स्टॉक के बारे में हमने बात की। एक तो है विप्रो, दूसरा है टाटा मोटर्स और तीसरा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 3 स्टॉक हैं, राइट दोस्तों। ये 3 स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 स्टॉक में ये तीनों स्टॉक भी एक लार्ज कैप कंपनी मानी जाती है। और अगर हम निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी 50 में, तो इन तीनों में से ये 2 कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। इसका मतलब यही होता है अगर आगे जाके अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता, और ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी ज़्यादा कोई निगेटिविटी है नहीं, दिखते नहीं है। और निगेटिविटी आती भी है तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहती है, उसके बाद मार्केट ऊपर ही चला जाता है। तो यहाँ पे इसमें से 2 जो स्टॉक है विप्रो और टाटा मोटर्स, ये निफ्टी 50 का पार्ट है। और निफ्टी 50 अगर ऊपर जाता है तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाते हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। सेम स्टॉक हम आने वाले नेक्स्ट ईयर में सेम वीडियो बनाएंगे इसी स्टॉक के लिए हम सेम वीडियो बनाएंगे, और उस टाइम पे देखेंगे कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और कैसा नहीं किया। तो ये हम आज से 1 साल बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ये बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।